नमस्कार, होमली टीवी भारत में आपके स्वागत है। आज पूरे देश में करवा चौथ का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है और विशेषकर सुहागन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है। सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक परिधान में सज धज कर व्रत रखती है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही जल और अन्न ग्रहण करती है। इस दिन का सबसे प्रतीक्षित पल होता है चांद का दीदार। और राजधानी लखनऊ में आज रात 8:42 पर निकलेगा। हमने करवा चौथ का व्रत रख रही कुछ महिलाओं से बात की और आइए सुनते हैं उनकी भावना। और आज बाजारों में भी करवा चौथ की रौनक देखने को मिली और मेहंदी, चूड़ी और साड़ी, पूजा की थालियाँ खूब खरीदी गई और महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के साथ करवा चौथ की कथा भी सुनी और सामूहिक रूप से पूजा की। करवा चौथ का महापर्व किस तरह से देखती है और क्या कुछ कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो हॉर्नबिल के सभी दर्शकों को हैप्पी करवा चौथ। बिल्कुल आज करवा चौथ है, सुबह 4 बजे ही सरगी का मुहूर्त होता है। उसके बाद पूरे दिन निराजल रहना पड़ता है और शाम को जब चांद को देखने के बाद पतियों के हाथ से ये व्रत तोड़ा जाता है। तो इस बार सबसे बहुत बेहद अच्छी बात है कि 5:30 बजे ही व्रत का मुहूर्त है। तो इंतजार रहेगा सिर्फ चांद निकलने का कि जल्दी से चांद निकले, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है तो लोगों को प्यास भी लग रही है। लेकिन आज एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। आप मेरे फेस से देख सकते हैं कि व्रत रहने के बाद भी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। स्टार्ट करें? हाँ, तो हम लोग करवा चौथ इसलिए व्रत रखते हैं ताकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान के जमाने से मतलब चला आ रहा है ये रिवाज कि व्रत रहना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और व्रत के दौरान हम लोग जब फास्ट मतलब ओपन करेंगे तो अपने पति के ही हाथ से ओपन करेंगे। थैंक यू। लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी ने स्वस्थ भवन चौराहा पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवाई पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था के भीतर एक न्यायाधीश पर हमला भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली की गरिमा के खिलाफ है। इस प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। पुलिस ने मौके पर मौजूद कई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया और वाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्वस्थ भवन चौराहे पर यह प्रदर्शन हुआ, जहां पुलिस बल पहले से ही तैनात था। इस प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था भी कुछ समय के लिए बाधित रही। आगे सुनिए। जो खास करके दलित और पिछड़े समाज से लोग हैं उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है और ये सब कुछ इशारे नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो जूता फेंकता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिसने एक ट्रोल आर्मी भारतीय जनता पार्टी का संघी ट्रोलर अजीत भारती
जो इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, और जब उसको नोएडा की पुलिस शाम तक बुलाती है तो उसको देर शाम तक उसको छोड़ भी दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सीजीआई के ऊपर जूतों से हमला कराया गया है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर आज पूरे प्रदेश हम लोग प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। जूता फेंकने वाला कह रहा है कि हमें ईश्वर का से इशारा हुआ था। ये नरेंद्र मोदी का इशारा था, सही मायने में एक नरेंद्र मोदी का इशारा था कि सीजीआई के ऊपर जूता मारो, क्योंकि उनकी मां सीजीआई की माता आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाती हैं। इससे पीड़ित होकर आरएसएस और बीजेपी ने काम करवाया है। संविधान के ऊपर जूता फेंका गया, उनकी विचारधारा पे ये मनुस्मृति वाले लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का हम बता दें, सीजीआई जब देश का सुरक्षित नहीं है, देश का संविधान सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर संघीय जनता अपनाया जा रहा है, इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे देश में पूरे प्रदेश में जाके विरोध करेगी। और सीजीआई को जब तक नहीं मिले तब तक आम आदमी पार्टी रोडों पे और सदन के अंदर संघर्ष करने का काम करेगी। इंकलाब जिंदाबाद। हमारे संविधान की बेइज्जती करेगा उसको हम इस देश में रहने नहीं देंगे। संविधान की बेइज्जती नहीं सहेंगे। क्या लगा संविधान खतरे में नजर आ रहा है क्या? संविधान को इन्होंने कैप्चर कर रखा है। इन्होंने संविधान के तहत ही संविधान को तोड़ने का साजिश रच रहे हैं। संविधान को अपने षड्यंत्रों से ये कमजोर बना रहे हैं। हमारे मजबूत संविधान को मजबूती करने की जरूरत है। हमारे आम आदमी हमारे जो पार्टी लोग हैं सब लोग मिल करके इस संविधान के विरोधियों को हटाना चाहिए। इस देश पर राज उनका नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश, जिस देश का अतुल्य भारत का हृदय कहा जाता है, अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर भी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। राजधानी भोपाल में 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगा मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट्स 2025 यानी MPTM 2025, जिससे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन का स्थल होगा और कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, जहां जुटेंगे देश विदेश से 700 से भी ज़्यादा प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। 27 देशों के 80 विदेशी टूर ऑपरेटर, 150 घरेलू टूर ऑपरेटर और 355 से अधिक सोलर्स और फिल्म वह मीडिया जगत के प्रतिनिधि इस आयोजन का उद्देश्य है प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करना, साथ ही नए निवेश और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन देना है। ट्रैवल मार्ट का जो ये कार्यक्रम, जो ये आयोजन है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 राज्य के पर्यटन इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होने वाला यह आयोजन मध्य प्रदेश को अतुल्य भारत के हृदय के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करने और इसे विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने के उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय ट्रैवल मार्ट होगा। इससे हमारे प्रदेश के होटलियर, ट्रैवल और टूर ऑपरेटर, होम स्टे संचालक और पर्यटन के हितग्राही, जिन्हें सेलर्स कहा जाता है, उन्हें बायर्स कहे जाने वाले विदेश और देश के प्रमुख होटलियर, ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स के वो संपर्क में आएंगे। इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में आर्थिक उन्नति के द्वार भी खुलेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर इस ट्रैवल मार्ट के संपन्न होने से रोजगार
की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इस मार्ट में भारत और विदेश के पर्यटन तथा फिल्म उद्योग से कई प्रमुख नाम हिस्सा लेंगे। इसमें डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, CMD ललित ग्रुप, श्री परवीन चंदर, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट IHCL ग्रुप, श्री रवि गोसाई, प्रेसिडेंट आइटो जैसे प्रतिष्ठित उद्योगपति भी शामिल होंगे। फिल्म जगत से टेलीविज़न और फिल्म प्रोड्यूसर सुश्री एकता कपूर, अभिनेता श्री गजराज राव व श्री रघुवीर यादव और स्पेनिश फिल्म प्रोड्यूसर अन्ना साउरा जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम MPTM 2025 में 27 देशों के 80 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर्स, 150 घरेलू टूर ऑपरेटर्स सहित 355 सेलर्स और मीडिया प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल 700 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि इस ट्रैवल मार्ट में B2B मीटिंग्स, फिल्म, पर्यटन और इन्वेस्टमेंट, नेटवर्किंग जैसे कई सेशंस होंगे जो राज्य को एक टूरिज्म हब्स के रूप में स्थापित करेंगे। बसपा प्रवक्ता अजय यादव ने भी इस आयोजन की सराहना की और कहा कि यह कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल और स्थानीय संस्कृति को वैश्विक मंच देने का माध्यम बनेगा और MPTM 2025 के जरिए एक बार फिर मध्य प्रदेश का गौरवपूर्ण इतिहास, वन्यजीव, धार्मिक स्थलों और लोक संस्कृति की पहचान दुनिया भर के पर्यटकों के बीच और भी गहरी होने वाली है। माननीय मंत्री जी ने आपको बहुत विस्तार से जानकारी दे दी है MPTM की, और पहले से आप लोग भी अवगत हैं। जब हमारी रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रही थी, रीवा में हुई, ग्वालियर में हुई, हर जगह, और उसके पहले भी आपको अवगत कराया गया था कि ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव जो हो रही है, इसका समापन अंत में अक्टूबर में भोपाल में मध्य प्रदेश टूरिज्म मार्ट के रूप में होगा। तो ये उसी कड़ी में ये हमारा समापन एक प्रकार से है इस वर्ष का, जो इस कड़ी में 2 पहले हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए गए। रीवा में हमारे बहुत पूरे देश से टूर ऑपरेटर्स आए, निवेशक आए, बहुत उत्साह रहा, और वहाँ के जो आकर्षण हैं टूरिज्म की दृष्टि से उन सबको बहुत सराहा गया। दूसरा फिर हमारा ग्वालियर में आयोजित हुआ, उसमें भी देश विदेश के काफ़ी लोग आए और बहुत सारे बिजनेस इंटरेक्शंस भी हुए, और वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोशन करने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर वहाँ पे वो साबित हुआ। अब जो MPTM हो रहा है, जैसा माननीय मंत्री जी ने आपको संबोधित किया कि ये हमारा सबसे बड़ा स्टार इवेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें करीब 27 देशों के 100 के आसपास लोग आ रहे हैं, 87, 88 या 90 के आसपास लोग आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, और अभी उनका पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण चालू है। 8 से 11 उनको मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों में 13 ऐसे अलग सर्किट्स बनाए हैं, जहाँ पे उनको हम पूरा मध्य प्रदेश घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं। यहाँ की चाहे वो वन्य जीवन हो, चाहे वो यहाँ के फॉरेस्ट हो, हेरिटेज हो, धार्मिक स्थान हो, सभी स्थानों को कंबाइन करके वो उनके लिए आइटनरीज बनाई गई हैं, और उनको उसका एक अच्छा फ्लेवर दिया जा रहा है। और ये जो विदेश के टूर ऑपरेटर्स आए हैं, ये 27 देशों में, जहाँ पे हमारे संबंध पहले से रहे हैं टूरिज़्म की दृष्टि से, और ये वो देश हैं जहाँ पर हम पिछले वर्षों में लगातार हम लोग भी जाते रहे हैं। जो टूरिज़्म के हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश टूरिज़्म हमेशा रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे जिनसे हमारा परिचय होता है, जिनसे बातचीत होती है, उस देश के पर्यटकों को दूसरे देशों में ले जाने वाले टूर ऑपरेटर्स,
उनको चयनित करके और एम्बेसी के सहयोग से और फिक्की के सहयोग से, फिक्की हमारा चूँकि नॉलेज पार्टनर है, इसमें हमने सेलेक्ट किए हैं ऐसे लोग जो कि हमारे यहाँ पर्यटकों को बड़ी संख्या में भेजने के लिए सक्षम है, उनको ही चयनित करके यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो ये फैम ट्रिप हो रही है। और दूसरे दौर की फैम ट्रिप जो है हमारे नेशनल लेवल के टूर ऑपरेटर्स हैं, करीब 150, वो करीब सभी प्रांतों से आ रहे हैं, 25 प्रांतों से ऊपर प्रदेशों के टूर ऑपरेटर्स हैं, साउथ के भी हैं, ईस्ट के भी हैं, वेस्ट के भी हैं। और उनसे अपेक्षा है कि उन प्रदेशों में मध्य प्रदेश टूरिज्म का प्रचार प्रसार भी हो और वहाँ के पर्यटक मध्य प्रदेश का पर्यटन का लाभ लें। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में विभिन्न आयामों पे काम हो रहे हैं और पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश में अपार संभावना है। पर्यटन भी बढ़ रहा है, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में ट्रेवल मार्ट का आयोजन हो रहा है। 3 दिन तक भोपाल राजधानी में ट्रेवल मार्ट के तहत आयोजन होगा, जिसमें पूरे देश भर के लोग शामिल होंगे। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही देश दुनिया में मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान भी बनेगी। ये मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग के लिए, संस्कृति के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा और भविष्य में इस तरह के आयोजन लगातार होते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के स्थगन को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। जहां एक और बसपा ने इस फैसले को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बसपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सरकार की स्थिति स्पष्ट की और मुख्यमंत्री ने कहा है कि बसपा हर फैसले का विरोध सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए करती है और लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाना और अब उनकी नीति बन चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि जब 2023 में आपदा आई थी तो बसपा ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी और लेकिन जब आपदा पर चर्चा के लिए सत्र हुआ तो बसपा विधायकों ने बहिर्गमन कर दिया और मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कहा कि वर्तमान आपदा 2023 से कहीं अधिक गंभीर है और पंचायतों तक जाने वाली कई सड़कें अब भी बहाल नहीं हो पाई है। ऐसे में चुनाव कराने के राहत कार्य बाधित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जैसे ही सड़क संपर्क बहाल होगा पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। नहीं, पंचायती राज चुनावों के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर बात को तूल देती है और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बन गई है कि हर बात का विरोध करना है और ध्यान भटकाना चाहती है। जब 2023 में आपदा आई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि विधानसभा का सेशन करवाओ। आपदा आई थी और हमने सेशन थोड़ा देर से करवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी का जब हमने थोड़ा देर से सेशन करवाया तो उस समय आपदा पर हम चर्चा लाए। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय 2023-24 में जो आपदा आई थी उस चर्चा में वॉकआउट किया। आपदा पर वहां भी परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। इस बार 20 जून से लेकर भयंकर आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और इस बार की आपदा 2023 से ज्यादा से बड़ी आपदा है। और पिछले दिनों गुबारवी में एक बस दुर्घटना हुई, लैंडस्लाइड्स हुआ और सभी डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हम पंचायतों की सड़कों को जोड़ने में सफल नहीं हुए हैं और पंचायतों की सड़कें इसलिए नहीं हुए क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि हम एक दिन सड़क खोलते हैं, अगले दिन लहासा उसमें आ जाता है। तो डिजास्टर एक्ट पूरे प्रदेश में था, वो पंचायती राज चुनावों के माध्यम से उनके कार्य प्रणाली पर फर्क पड़ रहा था। तो अभी डिजास्टर एक्ट के तहत ये पंचायती राज चुनावों का पोस्टपोन के बारे में आगे बात की गई है कि इसको आने वाले समय में जैसे ही डिजास्टर और सड़कें ठीक होती है पंचायती राज चुनाव को हम करवाएंगे।
ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि पंचायती राज चुनाव जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहिए, अभी सिर्फ हमें पहला जो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है बारिश खत्म होने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना है, जिनके घर उजड़ गए हैं उन घरों को बसाना है, जिनके घर को आंशिक नुकसान हुआ है, सिल्ट गई है, उन घरों को मुआवजा देना है, जिनके पशु बह गए हैं उनको पशुओं का पूरा मुआवजा देना है। इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य करना है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखें कि चुनाव निश्चिंत है। डिजास्टर जैसे ही हम अपने डिजास्टर से सड़कों को खोल देंगे, पंचायती राज चुनाव होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होनबी टीवी भारत।